हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग अपने जो चैप्टर हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि हड्डियों की टूट और मोच, उसी का एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सा अंग जिसमें हड्डी टूटने पर खपच्ची नहीं बांधी जाती है। देखिए, खपच्ची भी क्या है, खपच्ची भी एक तरीके से आपकी क्या है, ये पट्टियों के माध्यम से बांधी जाती है। और ये क्या होता है, ये आपके शरीर को क्या, आपके अंग को क्या देता है, सहारा देता है। देखिए, हड्डियां टूटती हैं तो हड्डियों को जोड़ने के लिए हमें उसको क्या देने की आवश्यकता पड़ती है, हमें सहारा देना पड़ता है। सहारे के माध्यम से ही वो हड्डियां उस स्थान पे क्या होती हैं, रुकी रहती हैं। तो खपच्ची भी आपका क्या है, उसी प्रकार का पट्टी है जिससे अंग को क्या दिया जाता है, सहारा दिया जाता है। इसमें क्या जो है कौन सा है, इसमें पूछा है कि कौन सी नहीं, किसमें नहीं बांधी जाती है। तो खोपड़ी व पसलियों में, इसके साथ ही साथ टांग व अग्रबाहों में, जांघ व कूल्हा में, कंधा व घुटना में। तो ये जो खपच्ची है, ये आपकी खोपड़ी और पसलियों में नहीं बांधी जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्थि निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, अस्थि निर्माण के लिए अगर मैं बात करूं तो अस्थि निर्माण के लिए आपके दो खनिज लवण आवश्यक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अस्थि निर्माण पूछे या फिर आपसे क्या पूछे कि दांतों के निर्माण के लिए। एक तो आपका कैल्शियम होता है, और कैल्शियम के साथ ही दूसरा जो खनिज लवण आपका होता है वो क्या होता है, वो फास्फोरस होता है। क्या होता है, आपका फास्फोरस होता है। ये दोनों ही खनिज लवण आपके हड्डियों के लिए, निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। यहीं पे अगर आपसे मान लीजिए खनिज लवण न पूछ के आपसे विटामिन पूछ ले कि कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे कि जो आपका विटामिन डी होता है वो क्या होता है, वो जो है हमारे हड्डियों के निर्माण के लिए, हमारे दांतों के निर्माण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोच का क्या कारण है। देखिए, मोच का क्या कारण है, हमने पढ़ा था, मैंने आपको सारे डिफरेंसेस पढ़ाए थे। मोच और टूट, मोच में और हड्डी टूट में अंतर, श्वसन और कृत्रिम, प्राकृतिक श्वसन, कृत्रिम, उसमें मैंने आपको मोच के बारे में बताया था। इसमें पहले क्या कह रहा है, हड्डियों का टूट जाना। नहीं, हड्डियों का टूट जाना तो क्या कहलाएगा, अस्थिभंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अस्थिभंजन कहलाएगा। हड्डियों का अपने स्थान से हट जाना, तो ये भी तो एक तरीके का अस्थिभंजन ही हुआ ना। टूट के क्या हो गया, वो उस स्थान पे न रह के किसी और स्थान पे चला गया। मांसपेशियों में चोट आना, ये तो आपकी दूसरी चीज हो गई। स्नायुओं का टूट जाना व खिंच जाना। देखिए, आपके मोच में क्या होता है, आपकी मोच में हड्डियां टूटती नहीं है, बल्कि जो आपके स्नायु होते हैं वो क्या होते हैं, वो खिंच जाते हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है। जैसे कोई वस्तु है, आप उसको उसकी आकृति से थोड़ा सा ज्यादा खींच दीजिए तो उसकी आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं। सेम हमारी हड्डियों के साथ भी वही होता है कि स्नायु भी थोड़ा सा क्या होते हैं, खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से उस स्थान पे आपको दर्द होता है, आपको स्वेलिंग होती है, रंग बदल जाता है। लेकिन हम कुछ प्राथमिक उपचार करके उसको क्या कर लेते हैं, अगर बहुत गंभीर नहीं है तो वो ठीक हो जाता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोच का कारण क्या है, तो स्नायुओं का टूट जाना व खिंच जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अस्थियों की टूट को क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि अस्थियों की टूट को हम क्या कहते हैं, अस्थिभंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोच तो आपका क्या है, स्नायुओं का खिंच जाना। संक्रमण क्या है, संक्रमण क्या है, आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाला जो रोगाणु का प्रवेश है वो क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। विस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो ये तो होगा नहीं, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, अस्थिभंजन हो जाएगा। अस्थिभंग का सर्वोत्तम उपचार क्या है। देखिए, अभी कल ही हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर किसी की हड्डी टूट जा रही है तो हमें उसको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब ऐसा नहीं है कि घायल जहाँ पे उसको चोट लगी है उसी अंग को आप बार बार पकड़ रहे हैं, बार बार उठा रहे हैं, तो ऐसे में उसको दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा, और एक तो वैसे भी उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ है, और भी ज़्यादा वो क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो पहला क्या करें, घायल को हिलाया ना जाए, सही बात है। छोटे भाग को सहारा दिया जाए, ये भी सही बात है। नेक्स्ट कह रहा है टूटे भाग पर हड्डी का प्रयोग ना, हड्डी यहाँ पे टूटे भाग पर पट्टी का प्रयोग होगा। जहां तक है, टूटे भाग पर किसका प्रयोग करना है, पट्टी का प्रयोग करना है। उपर्युक्त सभी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डी टूटने का क्या कारण होता है। देखिए, हड्डी टूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। प्रत्यक्ष, ये तो कोई मतलब नहीं है। अप्रत्यक्ष, तनाव, तनाव से तो हड्डी नहीं टूटती है। असावधानी, इसमें जो आंसर है वो क्या क्या है आपका, असावधानी।
आप कहीं कभी कभी होता है दुर्घटना से या फिर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे में ही आपकी हड्डियां क्या होती हैं, टूटती हैं। तो ये क्या अंतर, क्या इसमें सही होगा, असावधानी। हड्डियों का कड़ापन किस कारण होता है? अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अस्थियों के निर्माण के लिए कौन आवश्यक होता है, कैल्शियम आवश्यकता आवश्यक होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हड्डियों का कड़ापन किसके कारण होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लौह तत्व, इसमें कैल्शियम की वजह से होता है आपके हड्डियों में कड़ापन। नेक्स्ट कह रहा है कि मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? डिटॉल का नहीं, डिटॉल तो हम तब प्रयोग करते हैं जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है, ब्लड वगैरह निकलता है, या फिर कोई जंग लगी चीज़ों से हमें चोट लग जाती है, तब हम वहाँ पे धुल के, डिटॉल से धुल के हम एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करते हैं। आयोडेक्स, आयोडेक्स, हाँ, सेवलॉन, सेवलॉन भी वही डिटॉल वाला ही काम करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है, आयोडेक्स। मोच वगैरह लगने पे हम आयोडेक्स का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा है, कौन सी वस्तु का प्रयोग अस्थिभंग में अधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? तो इसमें बर्फ का प्रयोग। देखिए बर्फ, जब भी आपका ब्लड बहुत ज्यादा कहीं पे भी कट जाए या फिर कहीं पे भी आपको ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे आप जब बर्फ से उसको सिकाई कर देते हैं, तो वो क्या होता है, ब्लड का जो निकलना होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्थिभंग का लक्षण क्या है? अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ना कि अस्थिभंग का लक्षण क्या है। तो सूजन आ जाती है, हाँ, जहाँ चोट लगेगी आपको तुरंत चोट लगेगी, जहाँ पे हड्डियां टूटेंगी वो तुरंत स्वेलिंग हो जाती है। दर्द होता है, हमने ये पढ़ा था। वह अंग निष्क्रिय हो जाता है, उस अंग से हम कोई कार्य नहीं कर पाते। तो ये तीनों ही हमारे क्या होंगे, ये सही आंसर होंगे। यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है, यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो क्या कहलाती है? देखिए हमने कल जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था बहुखंडी, हमने क्या पढ़ा था, हमने बहुखंडी चोट पढ़ी थी। और बहुखंडी में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हड्डियां क्या हो जाती हैं, बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाती हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुखंडी। कच्चा हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ये बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चों की कार्टिलेज की हड्डियां होती हैं, वो टूटती नहीं है बल्कि क्या हो जाती हैं, लटक जाती हैं। क्या हो जाती हैं आपकी, लटक जाती हैं। और इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने संयुक्त जो संयुक्त देखा था, इसके साथ ही साथ हमने क्या देखा था, साधारण टूट देखा था ना। साधारण टूट में हमने क्या देखा था कि अस्थि टूटती तो है लेकिन वो क्या होती है, अपने ही स्थान पे रहती है। क्या होती है, अपने स्थान पे रहती है, अपने स्थान पे ही टूट के वहीं पे पड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व पे होती है? तो लौह तत्व नहीं, लोहा तो हमारे हीमोग्लोबिन, हमें हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी होता है। अब प्रोटीन, देखिए प्रोटीन क्या होता है बेटा, प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियों की मजबूती के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, प्रोटीन होता है। सेम वही क्वेश्चन अस्थिभंग वाला लक्षण, अस्थिभंग में मांसपेशियों में क्या आता है, तो सूजन आता है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, कि तीनों ही राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, थोड़ा बहुत अंतर है, वही है। अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए हम बर्फ का प्रयोग करते हैं। किस अवस्था में कूल्हे का अस्थिभंग अधिक होता है, तो वृद्धावस्था में क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या है, वृद्धावस्था। तो ये आपका चैप्टर है, मैंने कई सारे बुक को मिला के आपका ये क्वेश्चन आंसर बनाया, लगभग सब में ऐसे ही क्वेश्चन दिए थे। तो आपके यही सारे क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछे गए तो मुझे लगता है कि इसमें से आपको जरूर मिल जाएंगे देखने के लिए। आगे हम मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, आपके एग्ज़ाम एकदम पास में है, तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। और मेरी जितनी मदद हो सकेगी मैं आप लोगों के लिए करूँगी। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए और मस्त रहिए। थैंक यू।